दिल्ली में हुई उस विभीषिका को लेकर एक फिल्म जो है वो आ रही है और इसे लेकर आ रहे हैं उसके राइटर, उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर देवेंद्र मालवीय जी। ये लिखा है जिस पे युद्ध कर वो तेरा ललाट है, खड्ग तेरा खंड खंड ध्वस्त तेरी ढाल है। उस विभीषिका को जो है वो दिखाया जाए, इसका मन में जो है वो देवेंद्र मालवीय जी के ख्याल क्यों आया? मैं सिर्फ दिल्ली दंगों की वजह से ये फिल्म बना दी ऐसा कतई नहीं है। 13-14 साल की बच्ची को कुछ लोगों ने उठा लिया है, उसका रेप हुआ है। क्या आपको यही लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष, सिर्फ उन्हीं के साथ जो है वो गलत हुआ? इस फिल्म में मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है। इस फिल्म में मैंने पक्ष लिया सच्चाई का। जेल से मुझ पर केस लगाने की आजादी है तो मुझे अपने दिल की बात बोलने की आजादी भी नहीं है। दंगा खा जाता है, दंगे में हिंदू मुसलमान थोड़ी ना मरता है, मरता तो इंसान ही है आखिर में। अपनी जीवन भर की कमाई जो है मैंने इस फिल्म में लगा दी है। अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मेरा बच्चा जो पैदा ही नहीं हुआ था उसकी भ्रूण हत्या करने की कोशिश की। आई एम ऑन मेडिकेशन राइट नाउ। मैं आज तक हूँ, ओसीडी की दवाई मैं आज भी लेता हूँ। जब कोई मरता है ना तो भाई कुछ दिन रोएगा, पत्नी इतने दिन रोएगी, बाप इतने दिन रोएगा, और जो माँ है ना सारी जिंदगी रोती है। मैं बुरे व्यक्ति को बुरा दिखा रहा हूँ, मजहब आप देख रहे हैं उसका कि वो किस मजहब का है। दिमाग घर रख के जाओगे तो आपको अच्छी लगेगी। क्यों रख के जाऊंगा मैं दिमाग घर? मेरे खिलाफ जो पिटीशन लगाई थी शर्जिल इमाम ने, महमूद प्राचा ने और 6 और लोग थे, उन्होंने 8 पिटीशंस के मैंने जवाब दिए। दंगों में क्या हालात होते हैं, कैसी रॉ लोकेशंस पर कैसी आग लगती, कैसे बम फूटता है, वो सब कुछ मिलेगा इसमें। नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। आज का जो हमारा ये पॉडकास्ट है ये बहुत खास है। दरअसल सबसे पहले इसका थोड़ा बैकग्राउंडर आपको बता देते हैं। साल था 2020 का। पूरे देश के अंदर कुछ अलग अलग जगहों पर सीए और एनआरसी को लेकर कुछ लोगों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे। इसी बीच एक मौका भी था। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वर्तमान में भी वो राष्ट्रपति बने हैं, बीच में उनका एक कार्यकाल नहीं रहा है, उस वक्त में भी वो अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे और भारत के दौरे पर थे। इसी दौरान देश की राजधानी दिल्ली धधक उठती है। दंगों की आग में राजधानी दिल्ली को झोंक दिया जाता है। कई विचलित करने वाली दंगों की तस्वीरें सामने आती हैं, कई सवाल उठते हैं और साजिश का पर्दाफाश भी होता है। दिल्ली दंगों की बात करें तो इसे लेकर अभी भी जो मुख्य इसके साजिशकर्ता हैं या फिर इसके जो आरोपी हैं उन्हें लेकर केस चल रहा है। उन्हें लेकर अलग अलग जो चार्जशीट है वो भी दाखिल की जा रही है। और हाल ही में बताएं कि आज भी इस मामले को लेकर सुनवाई, जब हम इस पॉडकास्ट को कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो आरोपी हैं उन्हें लेकर हुई है और एक और हलफनामा, एक और चार्जशीट उसमें जो है वो दाखिल की गई है। इन तमाम चीजों की बात होगी, लेकिन हम आखिर दिल्ली दंगों की बात क्यों कर रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है अभी दिल्ली में हुई उस विभीषिका को लेकर एक फिल्म जो है वो आ रही है और इसे लेकर आ रहे हैं उसके राइटर, उसके डायरेक्टर, उसके प्रोड्यूसर देवेंद्र मालवीय जी, जो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सुमित जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज यहाँ आकर और आपसे जो चर्चा होने जा रही है। देवेंद्र जी, सबसे पहले क्योंकि 2020 दिल्ली आप इस फिल्म को लेकर आ रहे हैं और सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है क्योंकि दिल्ली दंगों से जुड़ा हुआ है। इसलिए भी हो रही है चर्चा क्योंकि उसके जो आरोपी हैं उन्हें लेकर अभी तक भी जो सज़ा का ऐलान है वो नहीं हो पाया है, नतीजा जो है वो नहीं मिल पाया है, जो पीड़ित हैं उन्हें न्याय अभी तक नहीं मिल पाया है, वो प्रक्रिया भी चल रही है। लेकिन इस बीच जब 5 साल पूरे हो गए, उसे लेकर एक फिल्म बनाई जाए, उस विभीषिका को जो है वो दिखाया जाए, इसका मन में जो है वो देवेंद्र मालवीय जी के ख्याल क्यों आया? क्या आपने सोचा उस वक्त में? इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, ये दिल्ली में जो घटा 2020 और 24 फरवरी 2020 की बात है ये जी, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे यहाँ पर। ये जो घटनाक्रम है ये तो परिणति है। इसके पीछे के जो कारण हैं हमें उस पर जाना होगा, क्योंकि ये जो विचार मैं सिर्फ दिल्ली दंगों की वजह से ये फिल्म बना दी ऐसा कतई नहीं है। हम पीछे जाते हैं, बहुत पीछे जा सकते हैं, 1947 तक जा सकते हैं, जब पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के बाद जब लोग, यहाँ के लोग वहाँ चले गए, वहाँ के लोग यहाँ आए, लेकिन कुछ तादाद में लोग वहाँ भी रह गए, कुछ तादाद में लोग यहाँ भी रह गए। और
सरकारों के बीच एक नेहरू लियाकत समझौता भी हुआ कि भाई दोनों तरफ की माइनॉरिटीज़ को हम लोग जो है संरक्षित करेंगे, उनका ध्यान रखेंगे और उन पर कोई किसी भी तरह का परसिक्यूशन नहीं होने देंगे। अब भारत में तो भारत ने अपना वादा निभाया। हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज़ की तादाद उस वक्त थी जी। उससे कई गुना बड़ी है, लेकिन हिंदू जो रह गया था पाकिस्तान में 1947 में 8% से भी ज़्यादा लोग थे वहाँ पर। आज की स्थिति यह है कि 1% से भी घट गया है, पॉइंट्स में उनकी जनसंख्या हो गई है। तो 2020 के पहले जब मैं अक्सर सोशल मीडिया पे कई वीडियो फ्लोट होते रहते थे और सामने आते थे, तो मन में बड़ी वेदना होती थी कि एक 13-14 साल की बच्ची को कुछ लोगों ने उठा लिया है, उसका रेप हुआ है, उसका धर्मांतरण हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, और फिर उसको 50-60 साल के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के साथ में ब्याह दिया जा रहा है, और फिर उसको कानून अपनी मोहर लगा देता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से जा रही है। पुलिस जो है अगर कुछ ज़्यादा विरोध होता है तो उसके परिजनों पर ही केस ठोक देते हैं। इतने सारी बेटियां वहाँ हर साल, अभी जो आंकड़ा 3000 का आया है कि हर साल 3000 अल्पसंख्यक बेटियां वहाँ के अल्पसंख्यक उठा ली जाती हैं और वो कभी वापस नहीं आ पाती। मैं दिल्ली में ही कई सारी बस्तियां हैं शरणार्थी जो पाकिस्तान से यहाँ माइग्रेट हुए हैं, मैं उनसे मिलते रहता हूँ क्योंकि मैं इस विषय पर काम कर रहा था। ऐसी ऐसी दर्दनाक बातें सामने आती है कि आपका दिल दहल उठे। एक घटना जो है उन्होंने मुझे बताई कि भाई ये होता है कि एक लड़की का नाम भी बताया था उन्होंने, बड़ी मशहूर घटना है वो। 7 साल की बच्ची, वहाँ कोई जुलूस वलूस निकल रहा था तो घर से थोड़ी सी दूर चली गई। अब एक परिवार ने उसको उठा लिया है, मेजॉरिटी परिवार जो है वहाँ का। माँ बाप को पता है, परिवार को पता है कि हमारी बच्ची उस घर में है। उसकी माँ रोज़ वहाँ के फेरे लगाती है कि कहीं दिख जाए। वो उन्होंने बोल दिया, इनकी मजाल नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि उनसे पूछ सके कि हमारी बच्ची है क्या अंदर। मैं समझता हूँ कि मौत हो जाना बहुत छोटी बात है इस तरह के पेन के आगे। इंसान को तड़पा तड़पा के मार दो वो भी चलेगा, लेकिन एक छोटी सी बच्ची, एक कलेजे का टुकड़ा किसी का आपने रख लिया और उसको मालूम है और आप नहीं ले सकते हो। ऐसे ही एक और वीडियो आया था कि एक बाप जो है पुलिस थाने के सामने बैठकर अपने आप को पीट रहा है, उसकी 2 बेटियां उठा ली गई हैं। अब ये बेबसी की एक जो है ना इंतहा है, पराकाष्ठा है कि जब व्यक्ति खुद को मारने लगे। तो वो वीडियो ने मेरे दिल को दहलाया और उसको मैंने सेव करके भी रख लिया था। फिर 2020 में जब ये दंगे हुए तो दंगे कहीं ना कहीं उसी परसिक्यूशन से, उसी ही अत्याचार से जुड़े हुए हैं। ये बिल आया, बिल किस लिए आया था कि इस तरह के लोगों को संरक्षण मिल सके, उनको प्रश्रय मिल सके, या हम उनको शरण दे सकें। मैं हमेशा एक चीज़ बहुत ही क्लेरिफाई करके चलता हूँ, ये कैब जो बिल आया था वो किसने लाया उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, ना ही किसी को बिलोंग करता हूँ। लोग बहुत आसानी से मुझ पर किसी पार्टी का या पॉलिटिकल अपना एजेंडा थोपने की कोशिश करते हैं। मेरा सरोकार अगर है तो उन परेशान लोगों से है। वो बिल उनके लिए था और उस बिल को रोकने के लिए पूरी दिल्ली में आग लगा दी गई, और वो बिल किसी को बाहर निकालने के लिए तो था नहीं। मैंने भी देखा, मैंने भी पढ़ा। अगर भारत का इतिहास रहा है कि ये शरण देता है, पारसियों को शरण दी, कई सारी कम्युनिटीज़ जो दुनिया भर में जिन पर अत्याचार हो रहे थे, कहीं पर भी उनकी जान को बख्शा नहीं जा रहा था, तब ऐसे समय में भारत ने उनको शरण दी। लेकिन जो लोग इसी मिट्टी के लोग हैं वो कहाँ जाएं साहब। आप यहूदी के लिए इज़राइल है, अगर कहीं दुनिया में उसके साथ अत्याचार हो रहा तो इज़राइल जा सकता है। मुस्लिम के लिए 60 देश है, जा सकता है, हो कहीं कुछ होगा। क्रिश्चियंस के लिए तमाम देश है। तो हिंदू होना इतना बड़ा गुनाह है क्या? और एक और बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब अगर मैं यहाँ बोलूँ कि भाई ये मुस्लिम भाई है, इसको क्यों परेशान कर रहे हैं आप, तो आई एम गुड मैन, मैं बहुत ही ह्यूमैनिटी का पैरोकार बन जाता हूँ। और मैं बोलूँ क्रिश्चियन प्रॉब्लम में या कोई और कम्युनिटी, तो मुझे कोई किसी को ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं बोलता हूँ कि हिंदू परेशान है, तो उसी टाइम मुझ पर सांप्रदायिक
होने का टैग लग जाता है, एक सैफरॉन टैग लग जाता है। ये किस तरह की जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में हमको डाल दिया गया है कि हम सच भी नहीं बोल सकते। हिंदू का इंसान नहीं है, उसके बारे में बात नहीं की जा सकती। और चूंकि मैं फिल्म इंडस्ट्री से हूँ तो वहाँ तो और इसको टैबू माना जाता है कि आप बोलो ही मत। मैं उसके अंदर हिंदू देख ही नहीं रहा हूँ, मैं मुसलमान देख ही नहीं रहा हूँ, मैं तो उस व्यक्ति की तकलीफ देख रहा हूँ। अब लोग बोलते हैं कि आप इतने लोग तो परेशान है, किसी और के लिए करिए ना। नहीं कर रहे हैं ना लोग, पर आप देखिए नीचे सिग्नेचर ब्रिज में किस हालात में रह रहे हैं वो लोग, और क्यों कोई अपनी घर जमीन सब कुछ छोड़कर आ जाता है। ये सारी बातें थी इसके पीछे और इन्होंने मुझे झकझोरा और फिर मैंने इसकी कहानी लिखी और ये फिल्म आज सामने है। आपने कहा कि एक टैबू माना जाता है कि अगर किसी भी कोई भी व्यक्ति सनातन के बारे में बात करता है या फिर हिंदुओं के बारे में जो है वो बात करता है, और यहीं से जो है सवाल इस फिल्म को लेकर या फिर आपकी इस फिल्म की सोच को लेकर जो है वो कुछ लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। आपने भी सुना होगा उनके बारे में, जिसमें ये कहा जा रहा है कि जिसमें आपने कहा कि अगर मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं तो इसमें गलत क्या है। 60 मुस्लिम देशों का भी आप जिक्र कर रहे हैं, जो है इजराइल अपने जो है यहूदियों के लिए किस तरीके से स्टैंड लेता है उसका भी आप जिक्र कर रहे हैं। तो वो यही कहते हैं कि जब फिल्म बना रहे हैं आप और जब आप दिल्ली दंगों का जिक्र कर रहे हैं तो क्या आपको यही लग रहा है कि इसमें सिर्फ एक ही पक्ष जो है या एक ही जो वर्ग विशेष है सिर्फ उन्हीं के साथ जो है वो गलत हुआ, दूसरे पक्ष के साथ नहीं हुआ? मैं यही क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि आमतौर पर कुछ फिल्में बीच में और आई है जिनकी वजह से एक तो ये होता है ना कि कुछ फिल्मों ने बहुत अच्छी कमाई कर ली तो बीच में इस तरह की फिल्मों की बाढ़ आ जाती है। हालांकि मैं इस फिल्म पर 2020 से काम कर रहा हूँ तो इट्स लॉन्ग टाइम, तो मैं ऐसा कोई मेरा इरादा नहीं था कि मैं कोई करोड़ों रुपया कमाने के लिए ये फिल्म बनाई है। रही बात दो पक्षों की, तो ये जो बीच में जो फिल्में आई जिनका सीधा सीधा या तो मोटिव ये हो सकता है कि भाई एक तरफा नैरेटिव पेश किया जाए। मैं एक तरफा नैरेटिव या एक पक्ष को अच्छा या बुरा दिखाने की इस फिल्म में कतई कोशिश नहीं की है। मैंने इस फिल्म में मैंने किसी का पक्ष नहीं लिया है कि भाई मैं कोई राइट लीनिंग हो रहा हूँ या सिर्फ हिंदुओं का पक्ष ले रहा हूँ। मैंने इस फिल्म में पक्ष लिया है, जरूर लिया है। इस फिल्म में मैंने पक्ष लिया सच्चाई का। इस फिल्म में मैंने पक्ष लिया है वो करोड़ों बेटियों का और वो किसान लोगों का, वो मजदूरों का जो रोज मर रहे हैं उनका। मैंने इसमें पक्ष लिया है सच्चे और अच्छे सिनेमा का। अब होता यह है कि कोई भी लॉ एंड ऑर्डर को या फिर देश की शांति को बिगाड़ने की कोशिश करता है तो वो व्यक्ति गलत है। मेरी फिल्म उस गलत व्यक्ति को गलत बोलेगी। मैं वहां पॉलिटिकल करेक्ट होने की कोशिश नहीं करूंगा और न मैंने की है। अब होता यह है कि गलत करने वाला व्यक्ति अगर मुसलमान है तो आप बोलते हैं आपने बैलेंस क्यों नहीं किया भाई। अब जब उसने किया है तो उसका गुनाह देखिए ना। धर्म तो मैं नहीं देख रहा हूं, धर्म देखने वाला, मुझ पर आरोप लगाने वाला देख रहा है कि ये क्यों रियायत क्यों मिलनी चाहिए भाई। मेरी नज़र में अगर हिंदू भी गुनाह करता है और देश के खिलाफ साजिश रचता है, षड्यंत्र रचता है और देश को टुकड़े करने की बात करता है और आज़ादी के नारे लगाता है यहीं रहकर, तो मेरी नज़र में वो मेरे देश के खिलाफ जो है वो एक गुनाह कर रहा है और मुझे उसको उसी तरह से पोर्ट्रे करने में मैं ऑन कैमरा बेबाकी से बोल रहा हूँ। मुझे कोई आपत्ति या मुझे किसी प्रकार का अपराध बोध नहीं है उसके लिए। मैं ऐसे ही दिखाऊंगा, जो गलत है वो गलत है। अभी तक तो कोई नतीजा नहीं आया इस पर, तो क्या फिर एक सवाल ये भी बनेगा कि क्या देवेंद्र मालवीय जी ने अपने रिसर्च के लिहाज से या फिर जो उन्हें मिला उसके लिहाज से हर चीज़ को पोर्ट्रे कर लिया है? क्योंकि मैं देखिए कि ये केस जो है मेरे खिलाफ जो पिटीशन लगाई थी शर्जिल इमाम ने, महमूद प्राचा ने और 6 और लोग थे उन्होंने, एक लगाई थी पंजाब हरियाणा कोर्ट में। 8 पिटीशंस के मैंने जवाब दिए और राजनीतिक बात तुम बाद में करेंगे कि उन्होंने किस तरह से मुझ पर दोषारोपण किए थे। मैंने डिस्क्लेमर पहले ही लगा दिया था कि ये जो फिल्म है ये सत्य घटनाओं से प्रेरित है, ना कि उन घटनाओं का कोई डॉक्यूमेंटेशन है। मैं कतई दावा नहीं कर रहा हूँ कि इस फिल्म में मैंने किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति को एज इट इज़ उसका नाम लिख करके कि ये वही है, ऐसा मैंने नहीं बोला। अब आप बोल रहे हो कि ये व्यक्ति, ऐसा लगता है कि ये तो मेरे जैसा ही है। लोग फर्क ही नहीं कर पा रहे हैं
कि ये वो व्यक्ति है या कोई एक्टर है। तो ये आपकी पारखी नज़र को सलाम है, इसके लिए मेरी गलती नहीं है। जज साहब ने भी, माननीय कोर्ट ने भी उस दलील का ये जवाब दिया था कि भाई आप बोल रहे हैं कि ये स्पीच वैसी है, चिकन नेक आसाम को काटने की बात, तो इन शब्दों पे क्या आपका कॉपीराइट है? मैं क्या आसाम नहीं बोल सकता हूँ, चिकन नेक नहीं बोल सकता हूँ? क्यों नहीं बोल सकता हूँ भाई? और आपने ऐसा कौन सा वेद वाक्य लिख दिए जो कि जिनके लिए आपको इनाम देना चाहिए? देश को तोड़ने की बात करना, देश को काटने की बात करना, तब इन लोगों को कोई इनकी छवि धूमिल नहीं हुई, जब कोई इनकी मानहानि नहीं हुई, जब इन्होंने नहीं सोचा कि हम कोई गुनाह कर रहे हैं। एक फिल्म आती है, संयोगवश कुछ चीज़ें वैसी दिखती हैं, तो आपको बिल्कुल पेट में दर्द होना शुरू हो गया कि भाई ये फिल्म जो है छवि धूमिल कर देगी। मैं कतई नहीं बोलता हूँ कि कोई भी कोर्ट में जो केस है और जो अंडर ट्रायल है, मैं उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहा हूँ। ये मेरी एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। ये स्वतंत्र देश है। सब लोगों को अगर जेल से मुझ पर केस लगाने की आज़ादी है, तो मुझे अपने दिल की बात बोलने की आज़ादी भी नहीं है। और मैं जब ये बोल रहा हूँ कि ये जो है सत्य घटनाओं से प्रेरित है और मेरी प्रेरणा मैंने कहीं से ली है, तो उसके लिए मैं कतई ये नहीं इल्ज़ाम अपने ऊपर लूँगा कि मैं कोई भी अंडर ट्रायल व्यक्ति पर कोई किसी तरह का कोई पोर्ट्रेयल दे रहा हूँ। कोर्ट की तरफ से जो फैसला दिया गया उसका पूरी तरीके से सम्मान करते हुए, क्योंकि याचिका जो है वो खारिज हो गई है और उसके बाद आपको इजाज़त भी मिली है और अब जो है आप फिल्म लेकर दर्शकों के बीच में जा रहे हैं। उसके बाद भी मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा सुमित जी, क्योंकि उसमें सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी पार्टी बनाया गया था। तो मेरी इतनी स्क्रूटनी हुई है इस दौरान इस फिल्म की, लेकिन फिल्म ऐसी थी कि उसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपत्तिजनक था नहीं जो इतना लग रहा था इनको। तो उसके लिए मुझे बड़ा लंबा संघर्ष करना पड़ा और कानूनी जो लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। एक तो मैं एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, अब इतने बड़े बड़े जो हाई कोर्ट के वकीलों की फीस देना और इतनी महंगी फिल्म बनाना, तो सारी बिजली है ना एक कलाकार पे ही टूटती है। हालांकि आप अपना जो प्रश्न, मेरा प्रश्न ये है कि जो आपने वहां पर कहा कि ये तो भाई इत्तेफाक है, या कोर्ट की तरफ से भी जो भी कहा गया, मैं उस कोर्ट के फैसले पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस बात को मालवीय जी फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं कि अगर चिकन नेक के बयान की बात हो रही है, एक यूनिवर्सिटी है जो उसमें दिखाई जा रही है, उसके अंदर नारे जो है वो दिखाए जा रहे हैं, तो फिर तो जो शर्जुल अमाम की तरफ से जो भी कहा गया या फिर जो आरोप जो है वो लगाए गए, उसे फिर तो आप ये कह सकते हैं कि हाँ मैंने उन चीज़ों को जो है वो दिखाया है और मैंने उसकी पूरी स्वतंत्रता ली है, जो रिसर्च किया है उसके बाद जो मैंने माना है इसको लेकर, और मैं एक नतीजे पर पहुंच गया हूं। क्या आप एक नतीजे पर पहुंच गए हैं दिल्ली के अंदर जो कुछ हुआ उसे लेकर? कोर्ट भली ना मैं देखिए, मैं अपना जजमेंट सुनाने की ना तो मेरी हैसियत है, ना ही मैं उस पोजीशन पर हूं। लेकिन देखिए ये बात ऐसी है ना कि वो कहीं देश तो लग जाए झट 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 से, क्या है वो, है ना। आपने एक छोटी सी बात कही और चिपक गई जाकर ये। मैं शुरुआत से बोल रहा हूं कि भाई आप जैसा बोले कि मैं स्वीकार क्यों नहीं करता, मैं क्यों स्वीकार करूं जब जिन्होंने गुनाह किया है वही लोग बोल रहे कि नहीं मैंने तो ऐसा नारा नहीं लगाया। मैंने वही कहा कि आप पहुंच गए हैं नतीजे पर। क्या शर्जुल इमाम, उमर खालिद या फिर जो भी उसके आरोपी हैं उन्हें लेकर आपने अपने मन में मना लिया है कि हाँ ऐसा हुआ? मेरी फिल्म में यह आरोप लग रहा है आप पर। मेरी फिल्म में शर्जिल इमाम नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, उमर खालिद नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं है, ताहिर हुसैन नाम का कोई भी कैरेक्टर नहीं है। मेरी फिल्म में अहमदुल्ला नाम का भी कोई कैरेक्टर नहीं है, किसी का नाम नहीं है, जैसा कि बहुत सारी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। संयोग हो सकते हैं, नाम आप देखिए उसमें पीछे कास्ट का नाम आता है कि इस एक्टर ने कौन सा कैरेक्टर निभाया है। अब शक्लें तो किसी की भी मिल सकती है। बताते हैं कि एक शक्ल का आदमी दुनिया भर में 7 लोग होते हैं जिनकी शक्लें एक सी होती है। अगर आपके तरह का मैं सुमित जी ढूंढने जाऊं तो 7 लोग मिलेंगे मुझे कहीं ना कहीं। तो अब इसमें मेरी क्या गलती है ये बताइए आप। मैं तो देखिए, मैं तो सत्य, मेरा एक देखो बहुत ही यूनिक, और बोल सकते हैं कि मैं वो बाद में बोलना चाहता था लेकिन अभी बोल देता हूं। मैं मुझे इस बात के लिए ना लोग सोचते हैं कि मैं मार्केटिंग गिमिक कर रहा हूं या मैं कोई प्रीचिंग कर रहा हूं या मैं लोगों को थोड़ा सा अपना महान होने का जो है
दिखावा कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मेरी अपनी पर्सनल आस्था है जिसको मैं बताने जा रहा हूँ। एक्चुअली मैं भगवत गीता में बहुत मानता हूँ और मुझे बड़ा रास्ता दिखाती रही है हमेशा से। उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन उसके जो सीधे सीधे संदेश है वो 2 संदेश मैं समझता हूँ इसमें। एक तो आसक्ति रहित कर्म, बिना लाग लपेट के। मेरा काम था फिल्म बनाना, अपनी जीवन भर की कमाई जो है मैंने इस फिल्म में लगा दी है। अगर ये फिल्म चलती है तो ही मैं रिकवर करूँगा, इस पार या उस पार, लेकिन मैं चेहरे पे मुस्कान वही है अभी भी। तो ये वहाँ से सीखा मैंने। दूसरी चीज़ भगवत गीता ये कहती है कि अपना कोई भी कर्म हो उसके साथ जनहित और जन कल्याण का जो है उद्देश्य जरूर जुड़ना चाहिए। आपका कोई भी कर्म जो है किसी और की भलाई के लिए जब होगा तो वो यज्ञ हो जाएगा, वो हवन होगा और उसको नारायण खुद स्वीकारेंगे। मैंने ये संकल्प ले रखा है कि ये फिल्म अगर ठीक कमाती है तो इसकी कमाई का एक अंश जो है, ये जो सिग्नेचर ब्रिज, मजनू का टीला, जोधपुर, चंडीगढ़, जहाँ पर भी हमारे पाकिस्तानी हिंदू भाई बहन रह रहे हैं, इनके पुनर्वास के लिए हम लोग एक अंश खर्च करेंगे। और ये कोई हवाई वादा नहीं है जो दूसरी फिल्मों के लोगों पर आरोप लगते हैं कि इतने करोड़ कमाए और उनकी तरफ मुड़ कर भी नहीं देखा। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूँ ये। अगली बार मैं अगर दिल्ली नहीं आऊँ तो आप बॉम्बे और इंदौर आकर मेरा गिरेबान पकड़ के बोलना आपने तो कमा ली है, दे नहीं रहे हो। तो मेरा उद्देश्य ये है, ये सब इन पचड़ों में और इन इस तरह के विवादों में पड़ना मैं चाहता नहीं हूँ। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपनी फिल्म का एक गीत सुना रहा था आपको। उसमें एक लाइन है कि लिखा है जिस पे युद्ध कर वो तेरा ललाट है। तो शायद मेरे ललाट पर ये युद्ध किस्मत में लिखा हुआ है जो मैं लड़ रहा हूँ। मैं लड़ना नहीं चाहता था कि ये सब चीज़ें मेरे सामने आए। मेरा उद्देश्य तो ये था कि परसिक्यूटेड लोगों की तरफ दुनिया का ध्यान जाए, जो देश के खिलाफ साजिश रचते हैं उनको मैं एक प्रतीकात्मक रूप से एक्सपोज कर पाऊँ। ये मेरा उद्देश्य था। मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पीछे हूं ही नहीं। मैं उस देश को तोड़ने वाली अलगाववादी मानसिकता के खिलाफ हूं। तो जब आप ये कह रहे हैं कि इशारों को समझो, एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए फिल्म प्रोड्यूसर, जब आप इस फिल्म को बना रहे थे तो फिर उसकी जो फिल्म निर्माण की जो स्वतंत्रता है वो आखिर आपने कितनी ली है इसमें बनाते वक्त? देखिए, जब आप बोल देते हो ना कि दिस इज फिक्शनल स्टोरी और जीवित और मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य कभी ये नहीं होना चाहिए कि मैं बहुत सीरियस नोट पर ये बात कह रहा हूँ कि घुमा फिरा कर भी आप सच को झूठ नहीं बना सकते या झूठ को सच की तरह नहीं दिखा सकते। ये काम मैंने कतई नहीं किया है। सिनेमैटिक लिबर्टी तो ऐसा है कि इसमें एक फिक्शनल स्टोरी चली रही है साथ में, इन घटनाओं के साथ में, क्योंकि वन टेक फिल्म है तो इसमें जो मेजर घटनाएं घटी वो तो हमने दिखाई हैं। लेकिन हमारे समाज को एक संदेश कैसे दें हम कि ये जो 2 समुदायों या समुदायों में जो अलगाव है, जो एक आग और या एक जो बोलते ना एक अंदर ही अंदर राख के नीचे कोई आग जल रही है, ये क्यों है? क्यों नहीं अपने अंदर हम लोग झांक रहे हैं और अपने आप को बदल रहे हैं? देखो, कोई भी कम्युनिटी हो, अगर चीज गलत जा रही है तो आप ऊपर से मरहम पट्टी करके दिखावा नहीं कर सकते। जब तक आप अपनी आइडियोलॉजी, अपने विचारधारा और अपनी अप्रोच जो कर रहे हैं आप उसको नहीं बदलेंगे तो भारतीय होने के नाते हम बहुत ही गलत रास्ते पर एक अंधी खाई में जा रहे हैं। वो तो ये फिल्म तो लोगों को बहुत अच्छा रास्ता दिखाएगी। जो भी इस फिल्म को देखकर निकलेगा वो यही बोलेगा कि यार ये वाकई किसी के खिलाफ नहीं है, ये पक्ष लेती है सच्चाई का। तो ये जो आपने इसका जिक्र भी किया, मैं कहीं सुन रहा था आपको कि आपको ये तक कह दिया गया उन लोगों की तरफ से कि ये तो प्रोपेगेंडा फिल्म है, ये तो जो है विषपान करवाने वाली फिल्म है। तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है? ये तो उनसे पूछना चाहिए आपको कि भाई आपने 3 मिनट के ट्रेलर में ऐसा क्या देख लिया जो कोई विषपान और जहर और इल्म है, ये फिल्म है, इस तरह की शेर शायरी हो रही थी। आप अभिषेक मनु सिंघवी जी की बात कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ट्रेलर लॉन्च हुआ तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी और बोले कि इस तरह से अगर ये फिल्म अगर रिलीज हो गई तो देश का लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा और बहुत बड़ा एक
सांप्रदायिक इनिशिएटिव है ये एक तरीके से देश को तोड़ने का। अरे भाई फिल्म देखिए तो सिंघवी जी अगर मुझे बोले ना कि आइए मुझे दिखाइए, मैं देखना चाहता हूँ, मैं सम्मान उनको दिखाना चाहूँगा और उन्हें भी बहुत अच्छी लगेगी ये फिल्म। तो ये उनकी गलत फहमी है। अब बड़े लोग हैं, इतने लर्नेड लोग हैं, उनको इतने एक छोटे से ट्रेलर पे इतनी बड़ी प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। देखिए एक आर्टिस्ट के लिए उसका आर्ट जो होता है ना बहुत मायने रखता है। हम इंडस्ट्री में बोलते हैं कि फिल्म जो होती है फिल्म मेकर की बेबी होती है, बच्चा होता है। अब अभिषेक मनु सिंघवी जी ने मेरा बच्चा जो पैदा ही नहीं हुआ था उसकी भ्रूण हत्या करने की कोशिश की, जो कि वो भी ठीक बात नहीं है। बड़े हैं, मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन उन्हें इतने अनुभवी वकील हैं, सोचना चाहिए कि भाई आप उसकी तह में तो जाएं। ऐसे एक स्वतंत्र फिल्मकार जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक फिल्म लाता है, भारत की पहली वन शॉट फिल्म, हज़ारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है बॉलीवुड जिसको बोलते हैं मुंबई, आज तक किसी ने नहीं बनाई एक भी फिल्म। 1917 के बारे में दुनिया बात करती है, अभी नेटफ्लिक्स पर एडोलेसेंस करके एक सीरीज आई है, वो भी वन शॉट में, दुनिया भर में उसकी तारीफ हो रही है। बर्डमैन को ऑस्कर मिलता है, 1917 को ऑस्कर मिलता है। आप लोग अभी भी सगाई कर रहे हैं, शादी कर रहे हैं, आप बात करते करते डांस होने लगता है। बाहर के लोगों से बात होती तो वो हमसे पूछते कि क्यों अभी तो बात कर रहे थे, अभी डांस क्यों करने लगे। आप वहीं बैठे हुए हैं। मीडिया, मुझे बोलने में कतई एतराज नहीं है, मीडियोकर लोगों से भरी हुई इंडस्ट्री है। ऐसे में मैं कोई अगर एक अच्छी चीज़ लेकर आया हूँ, अब मैं तो पूरे दावे से बोलता हूँ साहब, मैं घमंड से नहीं बोलता हूँ, बड़े बोलेपन से नहीं बोलता हूँ, ये फिल्म वाकई अच्छी है। और ये घमंड नहीं, एक कलाकार का, एक फिल्म मेकर का विश्वास कॉन्फिडेंस बोल रहा है। नहीं, हमने जो ट्रेलर देखा है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। इस तरीके की आपने जिस तरह से फिल्माया है जी। और बाकी जो भी उस पे वो मसले हैं वो अलग है, लेकिन हम जो उसका स्क्रीन प्रेजेंस जो देख रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन मेरा फिर वही सवाल आता है, जैसे आपने कहा कि जो अभिषेक मनु सिंघवी जो हैं उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने जो आपके जो है ट्रेलर के ऊपर सब कुछ जो है उन्होंने जज करने की कोशिश की। लेकिन अभी हाल ही में आपको जानकारी भी होगी क्योंकि आज भी इसको लेकर जो है सुनवाई भी हुई है कोर्ट के अंदर, और एक नया हलफनामा या नई चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। उसमें ये कहा गया कि ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है या पूरा विवाद है या ये पूरी जो साजिश रची गई, ये दरअसल दिल्ली दंगों की आड़ में पूरी तरह से सत्ता परिवर्तन की थी। और इसका जो प्लॉट मैच होता है, लोग कह रहे हैं कि वो तो मालवीय साहब ने पहले ही लिख दिया था अपनी फिल्म। देखिए मुझसे कॉन्फिडेंस है क्या? नहीं, ये बिल्कुल, देखिए ये तो अब या ये आपकी रिसर्च थी इतनी गहरी कि उनसे पहले मालवीय साहब कहां तक पहुंच गए? देखिए ये तो पूरा देश जानता है। हम माननीय अदालत का बहुत सम्मान करते हैं कि उनकी अपनी एक प्रोसेस है, उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके सारी छानबीन करके अपना फैसला सुनाते हैं। लेकिन देश तो देख लेता है। वो एक फिल्म आई थी जॉली एलएलबी, उसमें जज साहब बोलते हैं कि जज को पहले दिन ही पता होता है कि गुनहगार ने गुनाह किया है और कौन गुनहगार है। हमें तो पहले दिन ही पता चल जाता है, लेकिन हमें जो फैसला और जो इन्वेस्टिगेशन है कानून के अंदर रह के करना पड़ती है। जहाँ तक मेरी रिसर्च की बात है, मैं दिल्ली दंगों की बात करूं, फिल्म की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली दंगों की बात करूं तो ये तो सीधे सीधे सरेआम अमेरिका का प्रेसिडेंट यहाँ हमारे देश में है, पूरी दुनिया की नजर दिल्ली पर है, और आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मेरे देश को डिमीन करने की अगर कोशिश करेंगे, मेरे देश की छवि को अगर धूमिल करने की कोशिश करेंगे, तो मेरी नजर में आप बहुत बड़े गुनहगार हैं। आप दुनिया भर में मेरे देश को इस तरह दिखाना चाह रहे हैं कि ये अपने यहाँ की कानून व्यवस्था ही नहीं संभाल सकता जब एक प्रेसिडेंट यहाँ है। मैं किसी सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं एक भारतीय होने के नाते ये बात कर रहा हूं। कोई भी सरकार होती है उस वक्त और इस तरह की घटना होती, मेरे कलाकार मन को बुरा लगता। तो मैंने जो चीज को उस टाइम फील किया वो मैंने इसमें डालने की कोशिश की। मैं आपको सुमित जी, आप अगर वर्ल्ड सिनेमा या हॉलीवुड में कुछ अच्छा सिनेमा आप भी देखते होंगे, हम लोग एक फिल्म सोसाइटी या फिल्म उद्योग में हम क्यों इतने इमेच्योर है, अपरिपक्व है। ब्लैक और वाइट का जो झगड़ा था अमेरिका में,
बहुत पुराने समय में हुआ, अब्राहम लिंकन की जान चली गई उस चीज़ में, उसी मुद्दे पर, और भांति भांति के प्रोसिक्यूशन ब्लैक्स पे होते थे। बाद में जो है अबॉलिश कर दिया गया उसको, और आज तक बहुत समय हो गया, समस्या नहीं है। वहाँ पर ब्लैक्स भी जो हैं उनको भी पूरी आज़ादी है, और वहाँ तो फेमस डायलॉग है, हर तीसरी फिल्म में हम सुनते हैं कि दिस इज़ फ्री कंट्री, वो लोग बोलते हैं। लेकिन आज भी उस मुद्दे पर फिल्में बनती है, हर साल बनती है, कोई आपत्ति नहीं लेता। जूइस का जो जेनोसाइड हुआ नाजीज के द्वारा जब, उस पर हर साल 2-3 फिल्में आती है, और बड़ी नामी ख्यातनाम फिल्में हैं। द पियानिस्ट है, शिंडलर्स लिस्ट है, ऑपरेशन फिनाले आप देख लो नेटफ्लिक्स पर। वो लोग तो बिल्कुल नेकेड ट्रुथ दिखाते हैं। जब तक कला, संस्कृति और जो भी आर्ट के माध्यम है, उनके ज़रिए हम समाज की जो समस्याएं हैं उनको सामने नहीं लाएंगे, हम समाज में जो बीमारी पसरी हुई है उसको इलाज कैसे करेंगे। अगर आपको कोई बीमारी है या कोई तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या सिर्फ इतना बोले डॉक्टर साहब तबीयत खराब है, देख लो आप क्या है, मैं नहीं बताऊंगा मुझे क्या हो रहा है। अरे जो बीमारी है, टांग दुख रही है, हाथ दुख रहा है, बुखार आया, बोलना पड़ेगा ना, उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। यहाँ तो हमने कोई नाम लिया नहीं कि वो मैं सांप्रदायिक, मैं कट्टरपंथी, मैं भगवा ओढ़ा हुआ हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पता नहीं, थोड़ी सी मेच्योरिटी लाए हैं एज अ सोसाइटी। कुछ लोगों को मेरा संदेश है ये, आगे बढ़ें। वही मीडियोकर फिल्में चल रही है, वही सब कुछ जो है ना, जो 30 साल 40 साल पहले देखते थे तब तो और भी अच्छा बनता था, अब तो और भी हम लोग दिन प्रतिदिन नीचे जा रहे हैं। ऐसे में कोई अच्छा प्रयास कर रहा है तो मुझे तो उम्मीद थी कि मुझे ये समाज जो है, कुछ लोग तो मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे लगता था कि सभी लोग मेरे काम को पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो मैं तो आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी संदेश दें ऐसे लोगों को कि आर्ट को तो देखिए, बोलते ना, मैंने कहीं सुना था कि कला को राजा आश्रय मिलना चाहिए। जब तक जो हुकूमत है वो आर्ट को जब तक प्रश्रय नहीं देगी वो फल फूल नहीं सकती है। आज एक सरकार है, आप लोग भी कभी सरकार में, आपको भी उस आर्ट को सम्मान देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नहीं, बिल्कुल। अगर कोई भी इस तरीके की फिल्म या कोई भी कलाकार उसे बेहतर काम करता है तो बिल्कुल उसको उसका जो है उत्साहवर्धन होना चाहिए, उसकी तारीफ होनी चाहिए, और जो भी उस चीज़ को बेहतर तरीके से कर रहा है। और मैं इसमें कोई गुरेज नहीं है, जिसका मैंने पहले भी कहा कि जो हमने ट्रेलर देखा उसमें आपने बहुत बेहतरीन काम किया है, और उसके लिए आपको मैं अभी से शुभकामनाएं भी दे रहा हूँ कि आपकी फिल्म जो है वो बेहतर करे। तमाम जो भी उस पर जो है सवाल उठ रहे हैं या जिसको को भी जो आपत्ति है उससे आप लगातार लड़ रहे हैं, ये आपको जो है वो तारीफ है। एक सवाल जो मैं जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपने कई बार इस बात का जिक्र किया, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, आपने कहा कि वन शॉट फिल्म, ये वर्ड मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर पहली बार जो हिंदुस्तान का दर्शक है वो सुन रहा है। आपकी फिल्म का जब ट्रेलर आता है तो उसमें वन शॉट फिल्म आप उसको मेंशन भी करते हैं उसके अंदर। तो ये वन शॉट फिल्म आखिर क्या है, पहले तो ये बता दीजिए थोड़ा सा संक्षेप में, और दूसरा ये भी कि वन शॉट फिल्म ही क्यों जो है वो 2020 दिल्ली आपने बनाई है। जी, इसकी पहले तो मैं वन शॉट फिल्म क्या होती है ये मैं बताता हूँ। और आजकल तो लोग इसे बहुत ही रॉकेट साइंस की तरह ले रहे हैं और पता नहीं क्या है इस तरह से सोच रहे हैं। लेकिन आजकल के जिस तरह से मोबाइल हाथ में आया है और जिस तरह से रील युग आया है अभी, तो बहुत आसान है इसको समझना। आमतौर पे जब है ना छोटी छोटी रील्स बनती 10-10 सेकेंड की, है ना। मान लीजिए कि मेरे हाथ में कैमरा है, मैंने यहाँ से इस कैमरे को शुरू किया, ये मैं जो भी आपके इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं उनको शूट करता हुआ कैमरे वाले भाई साहब को भी शूट किया, फिर मैंने आप पर लाया और यहाँ पर आपको भी शूट किया और मैंने बंद कर दिया। दिस इज स्टार्ट पॉइंट, दिस इज फिनिश। यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेकंड की फिल्म है, मान लीजिए आप, ये स्टार्ट है, ये फिनिश है। इसके बीच में तो कहीं कट नहीं है, यहाँ एक शुरू हुई थी, यहाँ ख़त्म हुई। अब मैं आपको बोलता हूँ कि सुमित जी मैंने 5 सेकंड की एक फिल्म बनाई है जिसमें कोई कट नहीं है बीच में। अब मैं इसकी ड्यूरेशन को थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, अब मैं 2 घंटा 16 मिनट की फिल्म बनाता हूँ एक, और कैमरा देखने वाले दर्शक को ये लगेगा कि फिल्म जब शुरू हुई थी तब कैमरा एक बार शुरू हुआ,
फिर वो एक लड़का बाहर निकला और दंगे शुरू हो गए, बॉम्ब गिरा और वो कैमरा चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। मान ली आप तो पत्रकार हैं, बिल्कुल, तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा आसान है इसको समझना कि वो चलता रहा और जब फिल्म ख़त्म हुई तब कैमरा बंद हुआ। जब आप लोग किसी भी घटना जो कि अप्रिय घटना होती है उसको जब कवर करने जाते हैं तो पत्रकारों को ध्यान नहीं होता इस चीज़ का कि भाई मैं किस एंगल से लूँ, या ये शॉट तो ले लिया अब मैं वो शॉट लेता हूँ, ऐसा कोई नहीं। जब दंगा हो रहा तो एक जैसे कैमरा चलता है, बिल्कुल, लेकर भागते हैं Continue आप चलता लोग, और शायद उसमें 15-15, 20-20 मिनट के फुटेज भी होते बहुत हैं। लंबे फुटेज होते हैं, क्योंकि उस वक्त अनकट दिखाना होता है नहीं, बेसिकली। उस वक्त सेंस ऑफ इमरजेंसी है, हाँ, सेंस ऑफ अर्जेंसी है, सेंस ऑफ सर्वाइवल है। तो दंगे में एक आदमी जो फंसता है, जान पर जब बन आती है, कैसा लगता है। वो 2020 दिल्ली जो भी दर्शक देखेगा उसे लगेगा कि मैं भी उसी दिल्ली के दंगे में हूँ और ये शायद पत्थर मुझे न लग जाए। वो 3D पे आप चश्मा लगा के देखते हैं ना, उसमें उतना आपको आभास नहीं हो, तो बिल्कुल ही ड्रीम लाइक सिचुएशन बिल्कुल, है। आपको लगता है बट उसी इसमें ऐसा लगता है कि आज आप मैं उतरूं आपके स्टूडियो से नीचे और नीचे कोई घटनाक्रम हो जाए, गोलीबारी हो जाए चल रही है, तो जो मुझे एक ऑर्गेनिक और एक रॉ विजुअल्स मिलेंगे वैसे ही आपको इस फिल्म में देखने को मिलेंगे। इस टेक्निक का चुनाव एक तो इसलिए भी किया गया कि रियलिज्म के बहुत ज़्यादा करीब रखा जाए इसको। ये इतना आसान तरीका है ही नहीं। ये अगर होता तो बॉलीवुड में बहुत सारी फिल्में बन चुकी होती इस पर, क्यों नहीं बनी आज तक। मैं तो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, किसी स्टूडियो का बैकअप नहीं है, किसी फाइनेंसर का बैकअप नहीं है, प्रोड्यूसर भी मैं ही हूँ। मैंने तो यहाँ तक बोल दिया था कि लोग मुझ पर आरोप लगा रहे थे कि कहीं से फंडिंग हुई है। मैंने बोला यार ईडी का इतना शोर होता, मेरे घर भेजो ना ईडी, पता लगाओ कहाँ से पैसा आया है, और कभी एक पैसा गलत किसी का लिया हुआ हो सूली चढ़ा देना। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि मैंने तो अपना खून पसीने की जो कमाई ज़िंदगी भर की है वो लगाकर इस टेक्निक पर काम करके लोगों को एक नए तरीके का अनुभव, एक नए तरीके का सिनेमा देने की कोशिश कर रहा हूं मैं। और मेरा ये दावा है सुमित जी, जो भी देखेगा उसे इस तरह का फॉर्मेट और इस तरह की फिल्म एक नया अनुभव देने जा रही है। उसने पहले कभी अनुभव किया ही नहीं, इंडियन दर्शकों ने। बहुत ही कम वर्ग होगा जो बाहर की फिल्में देखता है और जो वैसी फिल्मों का शौकीन है या फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा है, वही जानता है ज़्यादा। आम दर्शकों के लिए पूरी तरह से नया अनुभव होगा। दूसरा, जब आप ऐसे ज्वलंत मुद्दों पर फिल्म बनाते हैं तो फिल्म इंडस्ट्री में ही एक धड़ा है जो कि आप पर सीधे सीधे, एक तो आपकी फिल्म को प्रोपेगेंडा बोलता है, दूसरा वो लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि यार इनको फिल्म मेकिंग की समझ नहीं है, इनकी टेक्निकल एस्पेक्ट्स ठीक नहीं है। जैसे इन्होंने बहुत तीर मार लिए हो अभी तक, मुझे बताइए आपने कितने तीर मारे हैं, वो तो चलो एक अलग बात है। तो मेरा जवाब है उन लोगों को कि ज्वलंत मुद्दों के साथ समाज को जो है एक समाज में जो है एक कचरा जो है सड़ांध मार रहा है, ऐसी तकलीफ है, उसको दिखाते हुए, ऐसे मुद्दे जिनको कारपेट के नीचे धकेल दिया जाता था उसको दिखाते हुए भी हम टेक्निकली ऐसी साउंड फिल्म बना सकते हैं जिसको देखने वाला सराहेगा। तो एक जवाब उनको भी देना था कि आप मुझे कभी नहीं बोल सकते हो, ऐसे हवा में नहीं ले सकते हो, मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा साहब आपको। पहली बार फिल्म बना रहा हूँ लेकिन आपको मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा क्योंकि मैंने वो कर दिखाया है जो आप इतने साल के इतिहास में नहीं कर पाए थे। ये घमंड से नहीं बोल रहा हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा बड़बुलापन भी नहीं है, ये मेरी 5 साल की तपस्या है, मेरे 30 साल की यात्रा है। मैं 30 साल से फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष करता आया हूँ और मैंने वो बॉम्बे इंडस्ट्री को छोड़कर, मैं काम के लिए जाता हूँ वहाँ, लेकिन मैं अलग रहता हूँ। मैं आज आपको एक दावे से एक बात बोल रहा हूँ कि अगर मैं भी वहाँ बॉम्बे रह रहा होता और उसी इंडस्ट्री के लोगों के साथ मिलकर कुछ कर रहा होता तो शायद मैं भी ऐसी फिल्म नहीं बना पाता। ये बाहर रहने का ही नतीजा है कि मैंने वो जो प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं उन लोगों के जो सजेशंस होते हैं जो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में जाते रहते हैं कि फिल्म में एक स्टार होना चाहिए, हीरोइन होना चाहिए, एक बड़ा सा होना चाहिए, ये फॉर्मूला है, इसके बिना कौन आएगा देखने।
ये इतना गहरे बैठा हुआ है उनके अंदर कि वो इसके आगे सोच ही नहीं लेकिन पाते अब तो आपने भी इस चीज को महसूस किया होगा कि जो भारतीय दर्शक है वो बहुत मैच्योर हुआ है। अब वो बिल्कुल। जो कमर्शियल फिल्में जो बनती थी उन्हें कितनी तवज्जो मिल रही है और जो फिल्मों का हाल हो रहा है वो तो सभी देख ही रहे हैं, और इसीलिए शायद आपको भी एक स्पेस उसमें दिखता है और इसीलिए शायद आप 2020 दिल्ली जैसी जो फिल्म है वो बनाते हैं। बहरहाल मैं उससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, अगर जब हम ये डॉक्यू ड्रामा नहीं है, आपने पूरा उसका लिवरेज लिया है, आप ये कहते हैं कि हाँ जो इशारे हैं वो लोग अपने जो है लिहाज से उन तमाम चीज़ों को जो है वो समझेंगे, लेकिन जब दर्शक अंदर जाएगा और जब वो बाहर आएगा तब वो क्या महसूस करे? गुस्सा महसूस करेगा या किसी के प्रति संवेदना महसूस करेगा? दर्शक जब अंदर जाएगा उसे गुस्सा भी आएगा, उसे बहुत सारे रहस्योद्घाटन भी होंगे उसके सामने, कई चीज़ों का कथानक के साथ अगर देखा जाए तो उसे बड़ा थ्रिल मिलेगा और वो अच्छा ये ऐसा था, ये ऐसे था। अब उसमें कुछ फिक्शनल भी हो सकता है और थोड़ी हकीकत, थोड़ा फसाना भी हो सकता है। तो जब वो निकलेगा वो एक सच्चा और अच्छा सिनेमा देखकर जो अनुभव होता है वो अनुभव को लेकर निकलेगा। साथ ही वो ऐसे बोलते ना, जब कोई बकवास से फिल्म आती है तो कई सारे जो हैं जो रिव्यू देने वाले जो लोग हैं उन्हें क्या मजबूरी होती है या क्या उनका जो उसमें लालच होता है। फिल्म अच्छी है, मतलब दिमाग घर रख के जाओगे तो आपको अच्छी लगेगी। क्यों रख के जाऊंगा मैं दिमाग घर? क्यों रख के जाऊंगा भाई? ये कौन जाता दिमाग घर रख के? ये कौन सा, मतलब ये किस तरह के आप क्रिटिक हैं यार? ये दिमाग घर रख के जाओगे तो अच्छी लगेगी आपको, वन टाइम टाइम पास हो जाएगा। इस तरह का कुछ भी नहीं है ये। आप अपने अंदर अपने आप से बात करोगे जब ये फिल्म देख कर निकलोगे और कई कई लेयर्स में बात करोगे। उसके सब्जेक्ट पर आपके जहन में कई सवाल होंगे, उसकी टेक्निक पर आपके मन में कई सवाल होंगे, जो स्क्रीन प्ले है और जिस तरह से कैमरा मूवमेंट है और जिस तरह से घटनाक्रम है उसके ऊपर आप बार बार सोचेंगे अच्छा ये ऐसे था। ये फिल्म ऐसी नहीं है कि आपको स्पून फीड करना पड़ रहा है, स्पून फीड करवा रही है, आपको आपके दिमाग को सोचने पे मजबूर करेगी, आपको बांध के रखेगी। ऐसे कई लोगों ने मुझे बोला है कि सर इस फिल्म में अगर, जिन लोगों ने भी स्क्रीनिंग हुई है प्रिलिमिनरी, उसमें ये बोला कि इसमें अगर जो बैठ गया वो उठेगा नहीं, वो चिपक जाएगा, बिठाना आपका काम है वहाँ पर। और खैर मेरी इतना सामर्थ्य जितना है उतना तो मैं लगा ही रहा हूँ। अब जो मैच्योर दर्शकों की आप बात कर रहे थे, ये फिल्म उनके लिए है, साथ ही ये उनके लिए भी है जो कि मसाला फिल्में देखते हैं। आपको थ्रिल उससे ज़्यादा मिलेगा इसमें। आपको दंगों में क्या हालात होते हैं, कैसी रॉ लोकेशंस पर कैसी आग लगती, कैसे बम फूटता है, वो सब कुछ मिलेगा इसमें। तो मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। जिम्मेदारी तो अब दर्शकों की है कि आप अच्छा सिनेमा चाहते हो या आप वही मीडियोकर चीज़ें देखना चाहते हो, आप अपने आप को इवॉल्व करना चाहते हो, कुछ दिमाग घर रख के जाना चाहते हो या दिमाग साथ लेकर जाना चाहते हो, या अब उन पर निर्भर करेगा। जो VFX का काम है वो बहुत हुआ है। इसका जो जब आप काम कर रहे थे, ज़्यादातर काम आपने इंदौर में किया, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि किस तरीके से आपने उसे किया, क्योंकि आपका एक एक्सपीरियंस ये भी रहा कि लोगों ने कहा कि आपने रियल फुटेजेस जो है इसके अंदर इस्तेमाल कर लिए हैं। हाँ। ये आरोप नहीं है, ये तो इस बात से मुझे बहुत खुशी हुई थी। मैं जनवरी में दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था तो कुछ पत्रकार भाइयों ने मुझसे पूछा कि सर आप कब दिल्ली में शूट करके चले गए और मीडिया को पता नहीं चला, और ऐसी कोई फिल्म इतनी सेंसिटिव सब्जेक्ट पर बन रही है और मीडिया को कैसे पता नहीं चला, और आपने शूट कैसे कर लिया? तो शूटिंग लोकेशंस क्या थी आपकी? मैं बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। शूट कैसे कर लिया, किसी ने रोका भी नहीं। आप हमें तो पता ही नहीं चला कि कोई परमिशन हुई है, और जिस तरह की रजीम मेरी हेल्प कर रही है, ऐसा आरोप जो मुझ पर है, उस तरह की रजीम थी भी नहीं तब तो मैंने बोला ये तो अब मीडिया का काम है पता लगाना कि मैंने कैसे शूट कर लिया। लेकिन आज मैं बाहर तो बोल देता हूँ दिल्ली के बाहर की मैंने कहाँ शूट किया, दिल्ली में नहीं बताता था, लेकिन आज सुमित जी आपको ज़रूर बताऊंगा कि पूरी की पूरी फिल्म मैंने इंदौर में शूट की है ये। और आप लोकेशंस देख लीजिए, ट्रेलर देख लीजिए, अगर जज्बा हो करने का, मन में आपका इंटेंट
और आपका कंटेंट, अगर दोनों ही अच्छे हैं तो चीज़ें पॉसिबल होती है। आप फर्क नहीं कर पाएंगे ये दिल्ली है या इंदौर है। इसकी 100% शूट जो है मैंने इंदौर में की है। क्यों की है, मेरा अपना शहर है, मुझे थोड़ी सुविधा होती है। बहुत बड़ा बजट हमारे पास, मेरे हिसाब से तो बहुत बड़ा बजट है, बिल्कुल। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में जो बजट चलता है हमारी मुंबई में, उसके आगे कम है। कुछ भी नहीं है। नहीं, कुछ बहुत नहीं कम है, हाँ बहुत कम है बोल सकते हैं। इतने जो पैसा मैंने खर्च किया, इसमें मैं बहुत बड़ा चेहरा भी ले सकता था जो कि बहुत फेमस हो, एक आध को तो ले ही सकता था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया, जानबूझ के नहीं लिया। मुझे इसमें एक्टर्स चाहिए थे, स्टार्स नहीं चाहिए थे, जो कि अपना 100% डाल सके। मेरी फिल्म में एक दिन का जो शूट होता था, उसके लिए हम 8-8 दिन हमें रिहर्सल करना होता था विद एक्टर्स, विद कैमरा, ऑन लोकेशन। उस लोकेशन को हमको हायर करना होता था 9 दिन के लिए, एक दिन के शूट के लिए। 8 दिन तक हमारे एक्टर्स वहां जाकर रिहर्सल करते थे, सुबह से शाम। मैं मेहनत करता था ताकि हम जिस दिन टेक लेने जा रहे हो, 15 मिनट का टेक फ्लॉलेस आए उसमें। और उस दिन अगर किसी एक जूनियर ने भी छोटी सी गलती कर दी, कोई पीछे कुछ चीज रह गई, तो वो 15 मिनट का टेक आप वापस से लेना होता था आपको। इस मेहनत से ये फिल्म बनी है और जो आपके सामने आ रही है। तो मैं आगे एक्टर्स पे आ रहा था, तो ऐसे में मैं बड़े स्टार्स को लेकर के ये कतई ये फिल्म नहीं बना पाता। इतना हमारे यहाँ इतना कमर्शलाइजेशन है, आर्ट की तरफ उतना ध्यान नहीं है। वहाँ बाहर देखते हैं हम लोग सुपर बड़े बड़े स्टार, मेगा स्टार जिसको बोल सकते हैं, लेनार्डो डी कैप्रियो जेंगो अनचेंड में इंटरवल के बाद आते हैं और विलन का रोल कर जाते हैं। वो छोटा सा रोल भी कर लेते हैं लोग। वो उनके पास जो है, मैं उनकी कोई बहुत तारीफ है इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा मैं कोई उनको बिलोंग करता हूँ, नहीं, मुझे वो काम पसंद आता है। मुझे ईमानदार प्रयासों का जो है सम्मान करना चाहिए कि वो लोग इतनी प्रसिद्धि, इतना पैसा पाने के बाद भी आर्ट के लिए उनके मन में समर्पण है। हमारे यहाँ नहीं है, ये बोलने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अच्छे एक्टर्स को लेकर के इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया, जिसमें मेरा सब कुछ दांव पर लगा है और ये फिल्म बनाई है। चलिए, क्योंकि आपने सत्य घटनाओं पर आधारित उनका रेफरेंसेस लेकर इस फिल्म को बनाया, तो आप क्लेम कर रहे हैं इंस्पायर होकर उस पर, उनसे प्रेरित, फिर हाई कोर्ट में एक और पिटीशन लगी उनसे प्रेरित होकर, ये तो कहा जा सकता है। तो जब आप उन्हें बना रहे थे, जब आपने रिसर्च किया, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा था, तो आप कम से कम फिल्म के इतर ये बता सकते हैं कि आप कहाँ तक पहुंचे उसके रिसर्च के बाद? देखिए, रिसर्च तो इसमें जो है कि अंदर की कॉन्स्पिरेसी क्या होती है, कैसे हुई, ये तो किसी को भी नहीं मालूम था, क्योंकि ये तो चार्जशीट और थानों में बंद थी सारी चीजें। जो मीडिया के माध्यम से जो चीज सामने आती है, उससे मैंने प्रेरणा ली और उससे ज्यादा कुछ दिखाया भी नहीं है। अच्छा। और जो मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आया है, और कुछ फिक्शनल स्टोरी भी चल रही है साथ में, तो उसको मैं यही निवेदन करूंगा कि कतई उसको आप है ना रियलिटी से ना जोड़ें, है ना। वो तो मेरी अपने दिमाग की कल्पना है, कुछ चीजें हैं उसमें ऐसी कि जो काल्पनिक, मैं तो बोल रहा हूँ कि फिक्शनल स्टोरी है। बिल्कुल। तो आप ये बिल्कुल नाराज ना हो कुछ लोग कि भाई ये अगेन इन्होंने अंदर की बात बता दी है, इन्हें कैसे मालूम था। ऐसा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी अंदर की बात तो यानी आप सीधा क्लेम कर रहे हैं कि मैं अंदर की कोई बात नहीं बता रहा हूँ दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई, आप ये कह रहे हैं? नहीं, उसमें बहुत सारी बातें अंदर की लगेगी आपको, लेकिन वो मेरी कल्पना है, मेरी कल्पना है वो, मैं ये दावा करता हूँ। तो वो अब दर्शक समझदार है, समझदार को इशारा काफी होता है कि वो समझे। प्रतीकों की भी कभी कभी जो होता है ना, प्रतीकों की भी भाषा समझनी चाहिए। ये सिनेमा की एक लैंग्वेज है जो बहुत मुखर होकर बोलती, कई बार डायलॉग्स नहीं होते, लेकिन बहुत सारा मैसेज कन्वे करती है। मैं फायदा करना चाहता हूँ कुछ बेघर परेशान लोगों का, सच बता रहा हूँ सुमित भाई, मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं है। मैं तो इसमें भी खुश हो जाऊंगा कि जो मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैं आपको बता दूं, मैं बहुत छोटे से गांव से हूँ जी। मैं बहुत, ये बात करते हुए मैं हमेशा इमोशनल होता हूँ। मेरी 10th तक की पढ़ाई जो है बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में, वहाँ एक छोटा सा गांव है डेढ़ तलाई। मैं बोलता हूँ, लोगों को यकीन नहीं होता, रिसर्च करना चाहिए इस पर जाकर। मैं हिंदी मीडियम स्कूल का, सरकारी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। टाटपट्टी बिछती थी पहले,
5th तक हमने वो वहाँ पढ़ाई की। 6th से हमने ABCD सीखना शुरू की। 10th तक मैंने गांव में पढ़ाई की। खंडवा से मैंने 11th 12th की। ऐसे हम लोग बहुत संघर्षों के बाद यहाँ तक पहुँचे हैं। एक बच्चा, एक किसान का बच्चा एक छोटे से गांव में ये सोचता है कि मुझे एक दिन जाकर फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बनानी है, लेकिन उसके लिए बॉम्बे की दूरी जो है वो सड़क मार्ग की दूरी नहीं है सिर्फ, या रेल मार्ग की दूरी नहीं है। वो दूरी 2 सोसाइटीज़ के बीच की है, वो दूरी 2 इकोनॉमीज़ के बीच की दूरी है, वो 2 क्लास के बीच की दूरी है, 2 लैंग्वेजेस के बीच की दूरी है। और उस दूरी को मैंने इस 30 साल की यात्रा में पाटा है। आज अगर ये फिल्म हिट होती है ना, तो ये मेरी जीत कतई नहीं होगी। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये उस बच्चे को बल मिलेगा जो किसी छोटे से गांव में बैठकर आज भी सपना देख रहा होगा कि कभी मुझे मौका मिल जाए यार। आज भी मुझे लोग मिलते हैं बहुत सारे, वो मुझे बहुत बड़ा डायरेक्टर, फिल्म मेकर समझ के, सर मैं भी करता हूँ, मेरा भी मन है। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ कि हर किसी को काम दे दूँ, लेकिन मैं थोड़ी देर रुक कर उससे बात ज़रूर करता हूँ, उससे मिलता ज़रूर, उसको कोई सलाह दे सकता हूँ, देता हूँ। क्यों? क्योंकि किसी दिन मैं भी उसी तरह कहीं खड़ा था। मुझे भी अखबार में लिखी हुई इंग्लिश की एक लाइन पढ़ना नहीं आती थी। सब कुछ मैंने बाद में सीखा। सारी बातें करना मैंने बाद में सीखा। एक गांव का बच्चा आया है। मैं जब कॉलेज गया था तो मुझे बड़ा डर सा लगता था। मैं आपको बता दूं कि जब गांव से हम लोग हमारी डिस्ट्रिक्ट ही जाते थे बुरहानपुर, तो मुझे लगता था, अगर मैं 5-7 साल का था अपने बड़ों के साथ, तो मुझे डर लगता था मैं किस जगह आ गया हूँ। और आज जब मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ, तो वो यात्रा, मैं ये फिल्म भी समर्पित उन्हीं बच्चों को करूँगा जो कि ये सपना देखते हैं कुछ नया करने का। और मेरे पे इतने आक्षेप लगते हैं, मुझ पे फंडिंग का आरोप लगा। मैंने उसका यही जवाब दिया कि आज एक किसान के बच्चे ने अगर कोई काम कर दिया तो आप उसमें सीधे उंगली उठा रहे हो कि इसको कहीं से पैसा मिला होगा। एक गांव के लड़के ने कर दिया तो आपके लिए आसान हो गया टारगेट। आज कोई बड़े घर का बच्चा किसी फिल्मी घराने का बच्चा करता तो आप कतई नहीं बोलते। वो सोचेगा और 4 महीने में उसकी फिल्म बन जाएगी, 6 महीने में। मैं 30 साल बाद यहाँ आया हूँ, मेरी अपनी जर्नी है और मैंने जो भुगता है, मैंने जो पड़ाव देखे हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते भाई साहब। जो लोग मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मैं कैसे आया हूँ यहाँ पर, ये मैं जानता हूँ। सर, क्योंकि हम अंत में इस इंटरव्यू के जो वो पहुँच रहे हैं पॉडकास्ट के, जब ये तमाम चीज़ें हुई हैं और आप एक सॉन्ग का जो है आपने जिक्र किया, क्योंकि आपने कहा कि एक जो सच्चाई है वो कम से कम लोग जो हैं वो जाने, उन्हें उसका कहीं ना कहीं आभास उससे ज़रूर हो जाएगा आपकी फिल्म के ज़रिए। और किसी एक खास वर्ग का आप कह रहे हैं कि हमने सच्चाई का पक्ष जो है वो उसके अंदर जो है वो लिया है। जिस गाने का आपने जिक्र किया उसमें आपने कहा कि युद्ध कर, तो फिर ये युद्ध किसके खिलाफ है? युद्ध है अपने अंदर के जो दुश्मन से, क्योंकि हमारे अंदर हमेशा 2 लोग हैं। एक आपको गर्त में ले जा रहा है, एक आपको ऊपर की तरफ उठा रहा है। तो वो लड़ाई वही है। देखिए साहब, समाज की कोई लड़ाई चलती रहेगी, ये तो सब चीज़ें हैं। असल में इंसान को अगर अपने आप पर जीत हासिल हो गई ना, तो सारी चीज़ें कर लेगा वो। मैं लड़ाई वही है जी। ये जो संघर्ष मैंने इतना सारा 30 साल का मैं बता रहा हूँ, कितनी बार मैं निराश होऊंगा सुमित जी, आप कल्पना कर सकते हैं। एक फिल्म, आप तो मीडिया के व्यक्ति हैं, क्या बिना किसी सहारे के, बिना किसी प्रोडक्शन हाउस के, आज मैं बता रहा हूँ, कोई भी फिल्म उठाकर देख लीजिए जो बड़ी हिट हुई है इस तरह के ज्वलंत मुद्दों पर, कुछ एक रिलीज भी हुई होगी, एक बड़ी टीम लगी होती है उसके साथ में, प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होता है, ये होता है, और 10-10 लोग मिलकर चीज़ों को निपटा रहे होते हैं। मैं लोन वॉरियर की तरह अकेला लड़ रहा हूँ। वो गाना जो है ना, वो गीत मेरी ज़िंदगी का चित्रण है। जिस रूट से, जिस ज़मीन से, जिस मिट्टी से मैं आता हूँ, मैं बार बार अपने आप को याद दिलाता हूँ। आज भी मैं निराश हो जाता हूँ कई बार। आज भी रात में नींद, मैं 3 घंटे सो रहा हूँ आजकल, सिर्फ रात को लेट नाइट जाता हूँ, सुबह से उठकर मुझे जाना है। मैं कोई, मेरी इतनी बड़ी स्टार कास्ट नहीं कि जिनका फेस दिखाकर मैं बहुत सारी भीड़ इकट्ठी कर लूँ। और मेरी कास्ट में भी मैं बता दूं कि ऐसे लोग भी हैं जो कि इन मुद्दों पर बेबाकी से बात नहीं रख पाएंगे। कुछ एक ही लोग हैं जो बात कर सकते हैं। बात सिर्फ मुझे करनी है। आज सब अपना काम करके निकल जाते हैं समय पर, है ना। मैं किसी अपने लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उनकी अपनी मजबूरियां हैं। वो उतना ही बोल सकते हैं जितना वो बोल सकते हैं, क्योंकि वो इंडस्ट्री में उनको रहना है।
मेरी तरह हर कोई पागल नहीं होता ना कि सब बोलता जाएगा सामने। वो सारी लड़ाइयां मैं लड़ रहा हूं। आप गाना सुनिएगा और मेरी इन बातों को उससे रिलेट करिएगा कि एक कितना बड़ा संघर्ष होता है जब आप एक मिट्टी से एक बोलते हैं ना कि फर्श से अर्श का रास्ता, जब आप, अभी तो अर्श भी नहीं मिला मुझे, मैं रास्ते में ही हूँ। कई बार जब निराश होता हूँ तो यही गाना मैं सुनता हूँ कि भाई ये लिखा आप ही ने भाई साहब, इतनी बड़ी बड़ी बातें दुनिया के लिए नहीं है, पहले खुद तो सुन लो कि लिखा है जिस पे युद्ध कर वो तेरा ललाट है, खड्ग तेरा खंड खंड ध्वस्त तेरी ढाल है, लिखा है जिस पे युद्ध कर वो तेरा कपाल है। तो ये लड़ाई जो है अंदरूनी है, अपने हालातों से, मेरे अपने हालातों से है। और ये हर उस बच्चे की लड़ाई है जो कि एक निचले तबके से, एक मिडिल क्लास से आता है, और जिसने बड़ा सपना देख लिया है। उसके दिल की गलती है कि उसने बड़ा सपना देख लिया है, और उस सपने को तोड़ने के लिए जो इंडस्ट्री है वो कोई कसर छोड़ेगी भी नहीं। न मेरे साथ छोड़ा था, न इनके साथ वो कोई कसर छोड़ेगी। आपके साथ वो सब होना है जो वहाँ होता आया है। आपको अपने आप को प्रूव करना होता है। तो इस यात्रा में बहुत बार टूटता है इंसान, बहुत बार गिरता है, डिप्रेशन में जाता है। मैं शायद आज पहली बार बोलूँगा सुमित जी, पता नहीं आज आपसे इतने दिल मिल गया। मैं 2010 में मैंने बॉम्बे जब छोड़ा था, मैं भीषण ओसीडी का शिकार हो गया था इसी चीज़ों में। मतलब मैं एक्चुअली एक्टिंग का जब आप ट्राई करने का, बहुत सारे बच्चे बेचारे, बड़े दुर्दशा होती है उनकी, हर साल इतनी सुसाइड होता है मुंबई में। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जानते होंगे आप। आजकल बहुत शौकिया बीमारी समझते हैं लोग उसको, और बहुत शौक से बोलते हैं कि मुझे भी ओसीडी है, और बड़ा हंसते हुए बोलते हैं। जिस दिन असली ओसीडी हो जाएगी ना भाई साहब, नर्क बहुत अच्छा होता है उससे। नर्क लाख गुना अच्छा है ओसीडी से। वो आपको ना तो जीने देगा ना मरने देगा। और ओसीडी कब होता है? जब लगातार आपको परेशान किया जाता है, आपका डिप्रेशन बहुत लंबा चलता है। आई एम ऑन मेडिकेशन राइट नाउ, मैं आज तक हूँ, ओसीडी की दवाई मैं आज भी लेता हूँ। ये आप रखें या ना रखें, मैं आज इमोशनल होकर बोल दिया मैंने ये बात। नहीं, कोई नहीं। और आज भी आप देखेंगे, मैं इसके बिना, ये कोविड के बाद लोग यूज़ करते हैं, मैं इसको 10 साल से यूज़ करता आ रहा हूँ। इसकी कीमत अब कम हो गई है, पहले बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि अब ये बहुत सारे ब्रांड्स आ गए हैं, तो मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तो ये सब देन है इस इंडस्ट्री की। आपको मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ तक के संघर्ष हमने देखे हैं, और उन संघर्षों से निकलकर भी आप कुछ कर लेते हो, तो आपने एक तरीके का युद्ध ही लड़ा है। तो ये गाना अब मैं बोलता ही जाऊंगा अगर ये सारी चीजें चलती रही तो। नहीं, चलिए, आपने बहुत बेहतर तरीके से उन चीज़ों को जो है रखा है, बेबाकी से जो है वो रखा है। और अंत में एक सवाल और, क्या आपकी उन परिवारों से भी मुलाकात हुई है जो इस दंगे के अंदर जो है वो पीड़ित रहे, और उनके लिए, क्योंकि अभी भी न्यायरत है ये प्रक्रिया, अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन्हें जल्द न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो मिलना ही चाहिए, लेकिन न्याय से कभी भी वो भरपाई नहीं होगी। आपने वीडियो है अभी भी इंटरनेट पर, अंकित शर्मा की माता जी को देखिए आप, जो जिस तरह से बिलख रही थी ना। वो बोलते ना कि यार मैं वो कहावत पूरी बोल नहीं पा रहा हूँ कि जब कोई मरता है ना तो भाई कुछ दिन रोएगा, पत्नी इतने दिन रोएगी, बाप इतने दिन रोएगा, और जो माँ है ना सारी जिंदगी रोती है। मैं दिवाली के पहले ही आया था और उन लोगों से मिलने गया था, शरणार्थियों से भी मिला, और मैं ब्रजपुरी में भी गया था। एक बच्चे को यहाँ गोली लगी थी, उसकी माताजी मुझसे मिलने नहीं आई क्योंकि वो बात नहीं कर सकती थी। उन्हें लग रहा था कि इन्होंने फिल्म बनाई और मैं क्या बोलूँगी इसको। उसका भाई आया था, बोलते बोलते मैंने सोचा था कि सिर्फ बात करूँगा, मैं बात नहीं कर पाया। क्या बात करूँ उनसे? मतलब उनका सब कुछ उजड़ गया है भाई साहब। दंगा खा जाता है। दंगे में हिंदू मुसलमान थोड़ी ना मरता है, मरता तो इंसान ही है आखिर में। मुझे अक्सर बहुत बड़ी एक बात मैं खुद ही बताने जा रहा हूँ, ये सवाल तो शायद आपसे छूट गया होगा। मुझे लोग बोलते हैं कि 54 लोग मरे थे।
जिसमें 14-15 हिंदू थे, बाकी तो मुसलमान थे। आप एक तरफा बात कर रहे हैं। लेकिन मरने के 2 कारण होते हैं। एक ये होता है कि जब आप कहीं दंगे में फंस गए, या अपने घर जा रहे हो, या आप किसी काम से बाहर जा रहे हो, रोजी रोटी कमाने जा रहे हो, और आपको दंगाइयों ने घेरा, मार डाला, या आप किसी बेकरी में अपना काम कर रहे हो, वहाँ आपको जला डाला, या आप अपने ही मोहल्ले के किसी जान पहचान वाले दूसरा समुदाय का है, लेकिन वो आपका दोस्त है, रोज़ मिलते हो, और आप उससे बोलते हो कि मत करो, हम लोग एक हैं। बोले आजा आजा बात करते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग एक है, और आपको अंदर ले जाया जाता है और सैकड़ों बार आपको चाकू मारा जाता है। ये मौत हुई। एक मौत ये होती है कि आप देश की कानून व्यवस्था को तोड़ने जा रहे हो, पुलिस वालों को मार देते हो, और देश की राजधानी को जब जलाने की कोशिश करते हो, और इस संघर्ष में जवाबी कार्रवाई में आपकी भी जान चली जाए अगर, तो इन दोनों मौतों में मैं अंतर है, कोई माने या ना माने। मैं मानता हूं कि कुछ मुस्लिम्स ऐसे भी मरे होंगे या उनकी मौत हुई होगी जिनको दूसरे समुदाय ने मार दिया होगा, मुझे नहीं मालूम किसने किसको मारा। इस तरह से अगर हिंदू की मौत हुई है या मुसलमान की मौत हुई है, जिसको कई लोगों ने घेर कर, बहुत गलत है, वही गलत है। बाकी अगर आप इस देश की संप्रभुता, उसकी सोवेरेनिटी के साथ में खिलवाड़ करोगे और जवाबी कार्रवाई में आप अगर मारे जाते हो, वो मौत अलग है। मुझे ये कहने में ऑन कैमरा कोई गुरेज नहीं है, और शायद ये मैंने बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दी है, लेकिन कर दी तो कर दी है। नहीं, आप जो कह रहे हैं आपकी मन की बातें हैं, तो आपको लगता है कि जब ये इतना सेंसिटिव मैटर है और जब ये फिल्म पर्दे पर आएगी, तो वो जो दोनों समुदाय के बीच में खाई है या नज़र आती है, जो जिसे आप कहते हैं कि वो कैंसर है, वो पटेगी या बढ़ जाएगी? बिल्कुल पटेगी, बिल्कुल पटेगी। यही बात मैं बताना चाह रहा हूं कि आप फिल्म देखिए, आप अचंभे में रह जाएंगे कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। हम तो इसको समझ के कुछ आए थे और ये निकली कुछ। मैं तो अक्सर मेरे वीडियो के जो यूट्यूब पे मेरे ट्रेलर के नीचे मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ जिसमें मुझे गालियाँ पड़ रही होती, मुझे धमकियाँ मिल रही होती है। मुझे उन लोगों का बस चले तो शायद मेरे साथ कुछ वो कर भी दें हादसा। मैं उन लोगों को भी बोलना चाह रहा हूँ, आप जाकर देखिए, आपकी गलत फहमी भी दूर होगी इससे। कभी भी देखो, मैं तो ये मानता हूँ कि जो लोग हैं, एक मुस्लिम समुदाय की बात कर लें, कभी तो कुछ 1000 साल पहले या 700-800 साल पहले हम सब एक ही थे, डीएनए तो एक ही है। कुछ समय की इस तरह का कालखंड गुजरा कि उनको किस मजबूरी में कहाँ जाना पड़ा, वो गुजर गया। लेकिन आज अगर आपको आगे बढ़ना है, आज अगर आपको प्रोग्रेसिव होना है, आज अगर आपको एक देश की तरह, एक समाज की तरह कुछ अच्छा करना है, तो वो मेंटलिटी, वो जो अलगाववादी सोच, उसको त्यागना होगा, अपने आप में सुधार करना होगा। आप सुधार किए बिना अगर बोलें कि नहीं साहब ऐसे ही चलेगा और हम जो बोल रहे हैं वही होगा, तो ये कभी नहीं हो सकता। कभी न कभी चीज़ें बदलती हैं और फिर क्या होता है कि एक बड़ा संघर्ष होता है। और मैं यही समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि यही समय है, अपने आप को बदलें। हमें एक देश की तौर पर बहुत आगे बढ़ना चाहिए। हमें दुनिया में अपना नाम बोल रहे हैं ना कि हम विश्व गुरु बनेंगे या हम इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं, हमें उस तरफ देखना चाहिए भाई। इन बातों में कुछ रखा नहीं है। तो ये बात जो चुभ रही है ना लोगों को, वो चुभना भी चाहिए। जो मैं दिखा रहा हूँ चुभेगी नहीं तो समझेंगे कैसे। बाद में अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं बीमारियों का नाम बता रहा हूँ और फिर वो बीमारियों के नाम तो पता चल गए, और उसका इलाज भी देखने के लिए आप आ जाओ थिएटर में, आपको इलाज भी मिलेगा। मैं कोई भी प्रोपेगेंडा, मैं यहाँ ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, किसी भी तरह की अराजकता, किसी भी एक समुदाय को डिमीन करना या उसको नीचा दिखाना मेरा कतई उद्देश्य नहीं है, ना ही इस फिल्म में है ऐसा कुछ। मैं बुरे व्यक्ति को बुरा दिखा रहा हूँ। मजहब आप देख रहे हैं उसका कि वो किस मजहब का है, आप क्यों देख रहे हैं भाई? उसकी बुराई देखिए आप।
ये देखने वाले की नज़र का फ़र्क है। दिखाने वाला जो मैं हूं ना, मैं तो सच्चाई दिखा रहा हूँ। ठीक है, एक आखिरी बार अपने दर्शकों को जो है अमर उजाला के जो तमाम दर्शक हैं उन्हें और अपने व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहेंगे इस फिल्म को लेकर? अब रिलीज की जो डेट है बेहद करीब आ गई है। बहुत करीब है। और मैं अभी वही बोल रहा था कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए एक बहुत लंबी यात्रा थी ये। 30 साल का संघर्ष, 5 साल की मेहनत इस फिल्म को बनाने में। 1 शॉट फिल्म बनी है पहली। आप सारे मुद्दे भी अगर छोड़ दें, सिर्फ एक थ्रिलर देखने भी जा रहे हैं, आपका पैसा वसूल होगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। बड़बोलेपन से नहीं, एक फिल्म मेकर के विश्वास की वजह से ये दावा कर रहा हूँ। आपको इस फिल्म में भरपूर आनंद आएगा, एक थ्रिलर का जो आनंद होता है। साथ ही एक अच्छा सिनेमा क्या हो सकता है, एक कहानी को कहने का अलग ढंग क्या हो सकता है, वो भी आपको इसमें मिलेगा। साथ ही इसमें जो वेदना और दर्द है उन लोगों का जो कि कहीं छूट गए थे पार्टीशन के वक्त, वो भी आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वो लोग भी यहाँ, उनका भी पर्दाफाश होगा जो देश को तोड़ने के इरादे रखते हैं, उनको भी हमने नहीं बख्शा है, वो भी आप देखेंगे। कुल मिलाकर आपको 2020 दिल्ली में एक ऑल टुगेदर एक नया अनुभव होने जा रहा है। और ये मैं जो बोल रहा हूँ कि इतनी लंबी यात्रा के बाद मैं अंत में आपको यही कहूँगा कि 14 नवंबर को जो फिल्म लग रही है, देखने ज़रूर जाइएगा। फिल्म बहुत अच्छी है। ठीक, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 नवंबर को 2020 दिल्ली, जिस तरीके से आपकी फिल्म आ रही है और जो आपने मेहनत की है वो पूरी तरीके से वसूल हो। दर्शक जो हैं वो आपकी मेहनत को जो है सराहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं सुमित जी, आपका, अमर उजाला का, आपकी पूरी टीम का, और आपके दर्शकों को भी प्रणाम करता हूं। क्योंकि आपको देखने वाले बहुत ही मैच्योर और गुणी लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं। आप सबसे मेरा फिर अनुरोध है कि एक अच्छा कंटेंट देखिए। आप अमर उजाला को पसंद करते हैं तो आप 2020 दिल्ली को भी पसंद करेंगे, शायद मेरा ये विश्वास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बने रहिए आप लोग सभी अमर उजाला के साथ। ये थे हमारे साथ देवेंद्र मालवीय, जो लेकर आ रहे हैं एक फिल्म 2020 दिल्ली, और जल्द ही आपको वो मिलेगी 14 नवंबर से आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। बहुत बहुत धन्यवाद।